नमस्ते दोस्तों, मैं चुड़ैल वाला स्वागत करता हूं आपका चुड़ैल वाला की अंधेरी दुनिया में। यहां न कोई भूत न कोई पिशाच, यहां बस चुड़ैलें होती हैं जो कभी प्रेम में जल गईं, कभी श्राप में बंध गईं और अब रातों में लौटती हैं अपनी अधूरी कहानियां सुनाने। लेकिन सावधान, जो एक बार इसे सुन लेता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। हाँ, इस चैनल पर सिर्फ चुड़ैल वाली कहानियां सुनाई जाती हैं। हर कहानी में डर है, जादू है और एक ऐसा रहस्य जो आपके सपनों में उतर आएगा। अगर आपको अंधेरे में छिपी चुड़ैलों की दुनिया सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई चुड़ैल फुसफुसाए तो उसकी पहली आवाज आपके कानों तक पहुंचे। आज के चुड़ैल वाला कहानी के चश्मदीद गवाह हैं नमन जी। चलिए उनसे सुनते हैं आज की चुड़ैल वाला कहानी। दिल्ली की रात अजीब होती है, कभी कभी इतनी शांत कि अपने दिल की धड़कन भी कानों में गूंजने लगती है। उसी सन्नाटे में उस रात मैं नमन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ निकला था, उस जगह की तलाश में जिसके बारे में हर कोई बात तो करता है पर कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। नाम था मालचा महल। दिल्ली के रेसकोर्स के पीछे घने जंगलों में छिपा हुआ एक पुराना शाही खंडहर, जहां कहा जाता है कि एक औरत अब भी रातों में रोती है। मेरे साथ मेरे दो दोस्त थे, आर्यन और मोहित। हम तीनों एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जहां हम छोड़ी हुई हॉन्टेड जगहों पर जाकर सच्चाई दिखाते हैं। पर उस दिन कुछ अलग था। न जाने क्यों जब हमने कैमरा ऑन किया, हवा कुछ भारी लग रही थी, जैसे पेड़ भी हमें देख रहे हों और हर सरसराहट में कोई फुसफुसाहट छिपी हो। सड़क धीरे धीरे कच्चे रास्ते में बदल गई, मोबाइल नेटवर्क गायब और बस हमारी टॉर्च की रोशनी। घड़ी ने रात के 11:30 बजाए थे जब पहली बार हमें वो दीवारें दिखीं, टूटी फूटी, काई से भरी हुई और उन पर उकेरे गए पुराने निशान जो किसी शाही इमारत की झलक देते थे। पास जाकर देखा तो लगा मानो कभी ये जगह आलीशान रही होगी। कहते हैं कभी यहां अवध की बेगम विलायत महल अपने बच्चों के साथ रहती थीं। जब अंग्रेजों ने उनका राज छीना तो वो यहीं आकर बसीं, बिना रोशनी, बिना किसी से बात किए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इसी महल में जहर खाकर अपनी जान दे दी और तब से यहां कोई नहीं ठहरता। मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, हम इस वक्त दिल्ली के मालचा महल में हैं। कहा जाता है यहां रानी की आत्मा भटकती है। आज हम पता लगाएंगे सच्चाई। मेरी आवाज खुद मुझे अजीब लगी, डर और जिज्ञासा का मिश्रण। मोहित बोला, भाई कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। आर्यन ने हंसते हुए कहा, भूत नहीं होते यार, रिलैक्स। लेकिन तभी मेरी टॉर्च झिलमिलाई और दीवार पर कुछ हिलता दिखा। एक परछाई, औरत की आकृति जैसी, सिर पर दुपट्टा, चेहरा छुपा हुआ। मैं ठिठक गया। आर्यन, कैमरा इधर रखो। लेकिन जब हमने देखा वहां कुछ नहीं था, बस दीवार पर जली हुई मोमबत्ती की राख और हल्की सी महक जैसे पुराने इत्र की। मोहित ने हकलाते हुए कहा, ये सुगंध औरतों के अत्तर जैसी है। मैंने बस धीमी आवाज में कहा, चुप रहो, रिकॉर्ड करते रहो। हम धीरे धीरे महल के अंदर बढ़े। टूटे दरवाजे, झाड़ियां और जंग खाए लोहे के गेट, सब कुछ इस बात का सबूत थे कि यहां सालों से कोई नहीं आया। पर फिर भी दीवारों पर ताजा उंगलियों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाल ही में यहां चला गया हो। आर्यन ने पूछा, क्या कोई यहां रहता है? मैंने जवाब दिया, कहते हैं बेगम के बच्चे आज भी कभी कभी दिखते हैं, पर कोई यकीन नहीं करता। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा जोर से बंद हुआ हो। तीनों डर के मारे उछल पड़े। मोहित लगभग चिल्ला उठा, भाई चलो यहां से। लेकिन मुझे पीछे से कुछ खींचता महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरा बैग पकड़ लिया हो। मैंने पलट कर देखा, वहां फिर वही औरत की परछाई थी, इस बार और साफ। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, चेहरा अभी भी ढका हुआ, पर उसकी आंखें, वो बस मुझे देख रही थी। मैंने कैमरा उसकी तरफ घुमाया पर स्क्रीन ब्लैंक हो गई। पूरी रिकॉर्डिंग फ्रीज हो गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। आर्यन, कैमरा बंद हो गया, उसने कहा। बैटरी तो पूरी थी। तभी कमरे के कोने से एक धीमी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। हमने कान लगाए और जो सुना उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। क्यों आए हो यहां? वो आवाज बहुत धीमी थी मगर साफ थी, महिला की थी। हम तीनों पत्थर की तरह खड़े रह गए। मेरा दिल
धक धक कर रहा था। मैंने टॉर्च उसकी दिशा में मारी, पर वहां कुछ नहीं था, बस दीवार पर खून जैसे लाल निशान जो धीरे धीरे शब्दों में बदल रहे थे। धोखा। आर्यन पीछे हट गया, बोला, भाई ये खून कैसे? मैंने जवाब नहीं दिया, बस कैमरा उठाया और रिकॉर्ड करने लगा। तभी हवा अचानक तेज हो गई, झोंके से दरवाजा खुला और दीवारों पर लटके पुराने पर्दे उड़ने लगे। उसी हवा में मैंने फिर उसे देखा, वही औरत, अब ठीक मेरे सामने। उसके चेहरे से दुपट्टा हट गया और जो मैंने देखा वो मैं कभी भूल नहीं सका। उसका चेहरा अधजला था, आधा सुंदर आधा भयानक, जैसे किसी ने जिंदगी और मौत को एक साथ पिघलाकर रख दिया हो। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्यों? मैं पीछे हटना चाहता था, मगर पैर जैसे जमीन में ढस गए थे। उसकी निगाहें मुझ पर जमी थीं। एक पल को ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, पर कह नहीं पा रही, और फिर अचानक वो गायब हो गई। हमने भागकर महल से बाहर निकलना चाहा, पर रास्ता बदल गया था। जिस रास्ते से आए थे वहां अब झाड़ियां थीं। आर्यन चिल्लाया, भाई ये रास्ता था ही नहीं। मैंने बस इतना कहा, भागो, और हम भागे। जब आखिरकार बाहर निकले, घड़ी ने रात के 2 बजाए। पीछे मुड़कर देखा तो महल पूरी तरह अंधेरे में था, लेकिन एक खिड़की में रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई अब भी वहां मौजूद हो। हम तीनों ने कसम खाई कि अब उस जगह का नाम भी नहीं लेंगे। पर जब मैं घर पहुंचा और कैमरे की फुटेज देखी तो मेरा खून जम गया। उस पल जब मैंने टॉर्च दीवार पर मारी थी, स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया था। फ्रेम के बीचों बीच एक औरत का चेहरा जो हमें देख रही थी। वो वहीं खड़ी थी और उसके होंठ हिल रहे थे। नमन। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फुटेज बार बार चलाई, पर अगली बार वो चेहरा वहां नहीं था, सिर्फ एक अंधेरा, और पृष्ठभूमि में वही आवाज, क्यों आए हो यहां? उस रात के बाद से मैं सो नहीं पाया, और अजीब बात यह है कि आज भी जब मैं रात में आंखें बंद करता हूं तो मुझे वही सुगंध महसूस होती है, वही पुराना इत्र, और कभी कभी दीवार पर परछाई गिरती है और कोई धीरे से फुसफुसाता है, मालचा महल में जो आया वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। उस रात के बाद मैं बदल गया था। कैमरे में दिखी उस औरत की झलक अब भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। हर बार जब वीडियो चलाता उसके होंठ मेरे नाम के साथ हिलते दिखाई देते। मैंने सोचा शायद ये मेरी कल्पना हो, पर फिर वही इत्र की खुशबू मेरे कमरे में फैल जाती, वो महक जो सिर्फ मालचा महल के अंदर थी। मैंने खुद से वादा किया कि मुझे सच्चाई जाननी ही होगी, शायद तब ये सब खत्म हो जाए। अगली सुबह मैं अकेला दिल्ली आर्काइव्स विभाग पहुंचा। वहां पुराने ब्रिटिश दस्तावेज और रॉयल रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। मैंने लाइब्रेरियन से कहा, मालचा महल के बारे में जानकारी चाहिए, पुराने रजवाड़ों के दस्तावेज। उसने मुझे हैरानी से देखा, फिर बोली, उस जगह पर लोग रिसर्च करने नहीं जाते बेटा, वहां कुछ अजीब है। मैंने मुस्कुराकर कहा, अजीब तो मैं देख ही आया हूं। कुछ घंटे की खोजबीन के बाद मुझे एक फाइल मिली, पीली पड़ी, धूल से ढकी। उस पर लिखा था, बेगम विलायत महाल, क्लेम्स ऑफ ओड डायनेस्टी 1970-1985। मैं धीरे धीरे पढ़ने लगा। पता चला कि विलायत महल अवध की नवाब वंश की आखिरी वारिस थीं। अंग्रेजों ने जब अवध का राज छीना तो उनका परिवार भटक गया। उन्होंने दिल्ली में शरण मांगी, पर किसी ने स्वीकार नहीं किया। फिर उन्होंने राष्ट्रपति भवन के पास मालचा महल में रहना शुरू किया, एक छोड़ी हुई ब्रिटिश शिकार कोठी जहां न बिजली थी न पानी। रिपोर्ट में लिखा था कि बेगम वहां अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थीं। उन्होंने लोगों से संपर्क तोड़ दिया था। धीरे धीरे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा और एक दिन 1993 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी बेटी से कहा था, कभी किसी पर भरोसा मत करना, दुनिया धोखेबाज है। मैंने फाइल बंद की और कुछ पल तक वहीं बैठा रहा। दस्तावेज पढ़ते हुए बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, धोखा। वही शब्द जो मैंने दीवार पर खून से लिखा देखा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो औरत वही बेगम विलायत महल थी या फिर उनकी बेटी? शाम को मैं वापस उस इलाके में गया, पर इस बार दिन के उजाले में। सोचा शायद डर सिर्फ अंधेरे का था। महल के पास पुलिस की चौकी है, पर वहां के सिपाही ने मुझसे कहा, साहब रात को वहां मत जाइए, लोग गए हैं लौटे नहीं, कहते हैं रानी आज भी अपनी कोठी की रखवाली करती है। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया, पर भीतर से मेरी सांसें तेज हो गईं।
महल के बाहर झाड़ियों में एक पुराना दरवाजा पड़ा था और उसके पास लोहे का बोर्ड जंग खाया हुआ, जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, एंट्री स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, प्रॉपर्टी ऑफ आउड रॉयल फैमिली। मैंने बोर्ड को छुआ और तभी मेरी उंगलियों पर धूल के साथ खून जैसा कुछ लगा। झट से हाथ पीछे खींचा, पर आंखों के सामने कुछ चमकने लगा, जैसे कोई याद। एक पल के लिए मुझे दिखा, सफेद कपड़ों में एक औरत दीवार पर बैठी हुई सामने कुछ लिख रही है। उसकी उंगलियां खून में डूबी हैं। मैं पल भर के लिए जड़ हो गया। पलक झपकी तो सब गायब। रात को घर लौटा तो एक अजीब बात हुई। मेरे दरवाजे पर एक लिफाफा रखा था, कोई नाम नहीं, बस लिखा था, तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो अकेले आओ। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, मालचा महल की, और पीछे उकेरा गया एक वाक्य, शी नेवर लेफ्ट। मैंने अगली रात फिर जाने का फैसला किया, इस बार अकेला। जब पहुंचा तो हवा और भारी थी, जैसे पेड़ भी फुसफुसा रहे हों। महल की खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी और भीतर वही सुगंध फैली थी, वही पुराना इत्र। मैंने टॉर्च जलाया और अंदर कदम रखा। दीवारों पर वही निशान थे, लेकिन इस बार एक कमरे में कुछ नया दिखा। लकड़ी की अलमारी, जिसमें पुराने कपड़े और एक डायरी पड़ी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, विलायत महल मलचा पैलेस। मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, आज फिर दरबार ने हमारा हक छीना, हमसे हमारी जमीन, हमारी इज्जत सब छीन ली। अब ये दीवारें ही हमारा राज्य हैं। मेरे बच्चों को कोई और ठिकाना नहीं। ये महल अब हमारा मकबरा होगा। आगे लिखा था, अगर कोई हमारे घर में बिना अनुमति घुसा तो वह हमारे शाप का भागी बनेगा। हम उसकी आत्मा को बांध लेंगे ताकि वो जान सके धोखा क्या होता है। मैंने डायरी बंद की, पर तभी पीछे से वही आवाज आई, तुम सच्चाई जानना चाहते थे ना। मैंने मुड़कर देखा, वही औरत, इस बार ज्यादा स्पष्ट। उसने सिर से दुपट्टा हटाया। उसके चेहरे पर न तो गुस्सा था न डर, बस गहरी उदासी। तुम डरते क्यों हो? उसने पूछा। मैंने कांपते हुए कहा, आप कौन हैं? वो बोली, मैं वो हूं जिसने सब कुछ खो दिया, वो जिसे दुनिया ने पागल बेगम कहा। तुम लोगों के लिए मैं चुड़ैल हूं, पर मैं तो बस इंतजार कर रही थी किसी ऐसे की जो हमारी कहानी सुने। उसकी आवाज में दर्द था। उसने हाथ बढ़ाया, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी वो सच्चाई जो किसी ने नहीं देखी। मैं पीछे हटना चाहता था, पर मेरे कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। उसने मुझे महल के पीछे वाले हिस्से में ले जाकर एक टूटी दीवार की ओर इशारा किया। वहां मिट्टी थोड़ी खोदी हुई थी। उसने कहा, यहीं दफन है मेरे राजकुमार, मेरा बेटा, जिसने मेरे साथ यहां दम तोड़ा। लोग कहते हैं हमने खुदकुशी की, पर हमें जहर दिया गया था, धोखे से। उसकी आंखों से आंसू नहीं, पर खून की धार सी बहने लगी। मैंने डर से आंखें बंद कर ली। जब खोला तो वो गायब थी। बस जमीन पर एक पुराना हार पड़ा था, मोतियों से जड़ा हुआ, और उस पर लिखा था, रुखसाना महाल। मुझे समझ आया, ये उनकी बेटी का नाम था। शायद वही लड़की जिसने अपनी मां की मौत के बाद अकेले वहां रहना जारी रखा। वही अब उस महल की चुड़ैल कहलाती है। घर लौटकर मैंने डायरी और हार दोनों अपने साथ रखे। उस रात फिर मैंने वही सपना देखा, वही औरत, वही कमरा, और दीवार पर लिखा वही शब्द, धोखा। पर इस बार उसने कहा, अब हमारी कहानी पूरी करो। सुबह आंख खुली तो कमरे में धूप फैली थी, पर टेबल पर रखी डायरी अपने आप खुली थी। उसी पन्ने पर जहां आखिरी लाइन नई लिखी थी, ही नोज नाउ। मेरे अंदर एक सर्द सिहरन दौड़ गई। मैंने सोचा शायद ये मेरी थकान का असर है, पर फिर वही खुशबू कमरे में फैल गई और शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है, नमन। मैं घबराकर पीछे हटा। कैमरा चालू किया तो स्क्रीन ब्लैक थी, पर बैकग्राउंड में एक महिला की आवाज गूंज रही थी, वही जो मालचा महल में सुनी थी, पर अब और नजदीक से, हमारा बदला अब तुम्हारे जरिए पूरा होगा। उस पल मुझे एहसास हुआ, मैंने जिस सच्चाई की तलाश की थी वो सिर्फ इतिहास नहीं थी, वो एक आत्मा थी जो अब मुझसे जुड़ चुकी थी। उस रात के बाद मेरी जिंदगी जैसे किसी अदृश्य धागे से बंध गई थी। मैं जहां भी जाता मुझे लगता कोई मेरे पीछे चल रहा है। कमरे में अकेला होता तो शीशे पर धुंधले अक्षरों में वही शब्द उभर आते, धोखा, और हर बार उसी पुरानी खुशबू के साथ। मैंने कई बार खुद को समझाया कि यह सब दिमाग का भ्रम है,
लेकिन रात होते ही ऐसा लगता जैसे हवा में कोई मुझे पुकार रहा हो मेरे नाम से। मैं नींद में बड़बड़ाने लगा था, रुखसाना, जबकि मैंने वो नाम सिर्फ डायरी में पढ़ा था। शायद वो अब मेरे भीतर उतर चुकी थी। कुछ दिन बाद आर्यन ने कहा, नमन, तुझे उस जगह पर दोबारा नहीं जाना चाहिए, तेरा चेहरा बदल गया है। मैंने आईने में खुद को देखा, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा सूझा हुआ और नींद का नामो निशान नहीं। लेकिन मेरे भीतर एक अजीब बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अधूरी कहानी की आखिरी पंक्ति मुझसे लिखवाना चाहती हो। मैंने तय किया, एक बार फिर जाऊंगा, इस बार आखिरी बार। रात करीब 12 बजे मैं अपने कैमरे और टॉर्च के साथ मालछा महल पहुंचा। हवा में वही सन्नाटा था, लेकिन इस बार जंगल ज्यादा जिंदा लग रहे थे। हर झाड़ी के पीछे, हर पेड़ के पीछे कुछ हिलता सा महसूस हो रहा था। रास्ता अब मुझे याद था, पर फिर भी अंधेरे में कदम भारी लग रहे थे, जैसे जमीन खुद मुझे रोक रही हो। गेट पर वही बोर्ड पड़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ ओड रॉयल फैमिली, मगर अब उसके ऊपर लाल निशान थे, ताजे जैसे किसी ने अभी अभी उंगलियों से बनाए हों। मैंने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे अंदर गया। दीवारों पर अब और ज्यादा दरारें थीं, लेकिन उनमें से आती ठंडी हवा सीधी हड्डियों तक पहुंच रही थी। अंदर घुसते ही लगा जैसे तापमान अचानक नीचे गिर गया। सांस से धुआं निकल रहा था। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, मैं फिर से मालछा महल में हूं। पिछली बार जो देखा वो मैं भूल नहीं पाया। आज मैं जानना चाहता हूं कि वो औरत कौन थी, रुखसाना या उसकी मां। अचानक दीवार पर कुछ हलचल हुई। कैमरे की लाइट उस तरफ गई तो देखा उंगलियों के निशान खुद ब खुद बन रहे थे। धीरे धीरे वो शब्द बने, वापस क्यों आए? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने हकलाते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी कहानी अधूरी है। जवाब में हवा में किसी के चलने की आवाज आई, धीमे लेकिन स्पष्ट। कदम दर कदम कोई मेरी ओर बढ़ रहा था। मैंने टॉर्च उठाई और सामने देखा, दरवाजा अपने आप खुल गया। वो दरवाजा जो पिछली बार बंद था, अब धीरे धीरे चरमराहट के साथ खुल रहा था। अंदर से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। मैं डरते हुए अंदर गया। कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा था, लेकिन बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस पर कोई बैठा था, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए। मैंने कैमरा झूम किया, आवाज कांप रही थी, कौन है वहां? वो आकृति धीरे धीरे उठी, सफेद लिबास में, बिना चेहरा दिखाए। तुम लौट आए? आवाज आई, वही पुरानी आवाज। मैंने कहा था, जो यहां आया वो लौट नहीं सकता। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैं सबको बताऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो हंसी, एक धीमी टूटी हंसी जो जैसे दीवारों से टकराकर लौट रही थी। मदद? लोग हमारी कहानी सुनते हैं, हंसते हैं, फिर हमें चुड़ैल कह देते हैं। अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं टॉर्च जलाने की कोशिश कर रहा था, तभी किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। ठंडी उंगलियां, जैसे बर्फ। मैंने पलट कर देखा, वो मेरे बिल्कुल पास थी। चेहरा अब साफ था, आधा जला हुआ, आंखों में आग और आंसू दोनों। उसने कहा, तुम्हें पता है मैं क्यों रुकी हूं? मैंने सिर हिलाया। वो बोली, क्योंकि मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। हमें धोखा देकर मारा गया और अब हर आने वाला हमें वही धोखा याद दिलाता है। मैंने धीरे से कहा, मुझे माफ करो, मैं सिर्फ सच्चाई बताना चाहता हूं। उसने हाथ बढ़ाया, मेरे चेहरे को छुआ। एक पल को सब कुछ ठहर गया। कमरे में धूल उड़ रही थी, कैमरे की स्क्रीन झिलमिला रही थी और मुझे लगा जैसे मैं दो दुनियाओं के बीच खड़ा हूं, एक जिंदा, एक मरी हुई। तभी उसके पीछे किसी की आवाज आई, अम्मा। मैंने कैमरा उस दिशा में घुमाया। दरवाजे के पास एक छोटा लड़का खड़ा था, पुरानी शाही पोशाक में। उसका चेहरा पीला, आंखें बिल्कुल काली। उसने कहा, उन्हें अकेला छोड़ दो, और फिर वो गायब हो गया। मैं पीछे हट गया। औरत ने धीरे से कहा, देखा, वो अब भी मेरी रक्षा करता है। कमरे में अचानक सब कुछ घूमने लगा। मेरी सांसें तेज हो गईं, कैमरा हिलने लगा। रिकॉर्डिंग में बस आवाजें थीं, चीखें, दरवाजों की चरमराहट और किसी के रोने की। फिर मैंने देखा दीवारों से धुआं उठ रहा था, जैसे आग जल रही हो, पर आग नहीं थी, सिर्फ उसका एहसास। हवा में चीखें गूंजने लगीं, धोखा, धोखा। मैं भागने लगा,
पर रास्ता गायब हो चुका था। हर दरवाजा जहां खुलता वहां वही कमरा मिलता, वही कुर्सी, वही औरत, जैसे महल ने मुझे अपने अंदर कैद कर लिया हो। अचानक एक दरवाजे से बाहर निकलते ही मैंने अपने आप को उसी पहली दीवार के पास पाया जहां पहली बार वो परछाई देखी थी। सांसें टूट रही थीं। मैंने कैमरा बंद करने की कोशिश की, पर स्क्रीन पर कुछ दिखा। एक फ्रेम में वो औरत खड़ी थी और उसके पीछे मैं खुद। मैं पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था, पर स्क्रीन पर अब भी वो तस्वीर थी, मैं और वो, एक ही फ्रेम में। जैसे कोई अदृश्य ताकत अब मेरे साथ चल रही हो। किसी तरह मैं महल से बाहर निकला। जंगल के बाहर की हवा जैसे दूसरी दुनिया की थी, हल्की, गर्म, जिंदा। लेकिन मेरे कानों में अब भी उसकी आवाज गूंज रही थी, अब तुम हमारे साक्षी हो। घर लौटते वक्त मैं सोच रहा था, क्या ये सब हकीकत थी? पर जब मैंने रिकॉर्डिंग चलाई तो रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता दिख रहा था और अंदर वही औरत कुर्सी पर बैठी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, आखिरी कुछ सेकंड में उसने कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराया और बोली, अब तुम्हारी बारी है नमन। वीडियो वहीं कट गया। कैमरे की स्क्रीन अपने आप ब्लैंक हो गई। मैंने दोबारा ऑन किया, पर अब हर क्लिप की शुरुआत एक ही फ्रेम से हो रही थी। वो दरवाजा खुलता है और अंदर वही औरत खड़ी है। बस एक फर्क, हर नई रिकॉर्डिंग में वो थोड़ी और पास आ रही थी। मैंने कैमरा बंद कर दिया। दिल में एक ही सवाल था, अगर वो सिर्फ महल में थी तो अब मेरे घर के वीडियो में कैसे दिख रही है? और तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उस रात की दस्तक ने मेरी नींद, मेरा चैन सब छीन लिया। दरवाजे के उस पार कोई नहीं था, मगर हवा में वही पुरानी खुशबू थी, वही इत्र जो सिर्फ मालचा महल में महसूस होता था। मैंने चारों तरफ देखा। घर की खिड़कियां बंद थीं, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। दिल में एक ही सवाल था, क्या वो अब मेरे साथ आ गई है? क्या वो चुड़ैल अब मेरे भीतर है? जब मैंने आईने में देखा तो मुझे खुद अपनी आंखें अजनबी लगीं, गहरी, थकी हुई, पर किसी और की परछाई से भरी हुई। सुबह हुई तो आर्यन आया। उसने मुझे देखते ही कहा, भाई तू ठीक है? तेरे घर में इतनी ठंड क्यों है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, शायद ऐसी ऑन रह गया। लेकिन कमरे में ऐसी था ही नहीं। आर्यन ने कैमरा उठाकर देखा। स्क्रीन पर वही फ्रेम झिलमिला रहा था जहां वो औरत थी। उसने झल्लाकर कहा, नमन तू ये सब क्यों कर रहा है? ये तू ही एडिट कर रहा है ना व्यूज बढ़ाने के लिए? मैं चुप रहा। मुझे खुद नहीं पता था क्या सच है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मैं खुद को अलग महसूस करने लगा। लोगों की आवाजें धुंधली सुनाई देती, लेकिन उस औरत की फुसफुसाहट साफ। रात को आंख बंद करता तो मालचा महल दिखता, वही दरवाजा, वही कुर्सी, और मैं खुद वहां खड़ा। मुझे लगने लगा कि मैं दो जगहों पर जी रहा हूं, एक हकीकत में और दूसरी उस महल के साए में। एक रात मैं रिकॉर्डिंग एडिट कर रहा था। स्क्रीन पर जब तीसरे हिस्से का फुटेज चला तो अचानक कंप्यूटर अपने आप बंद हो गया। जब दोबारा ऑन किया तो डेस्कटॉप पर एक नई फाइल थी, rukhsana.mp4। मैंने कांपते हाथों से खोला। स्क्रीन पर वही औरत थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसने कहा, तुमने कहा था मेरी कहानी सबको बताओगे, अब वक्त आ गया है। और फिर उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। मैंने फाइल बंद करना चाहा, पर कंप्यूटर ने मानो मेरे आदेश ठुकरा दिए। स्क्रीन पर अब मेरा कमरा दिख रहा था, वही कमरा जिसमें मैं बैठा था, और पीछे दरवाजे पर कुछ हिला। मैंने पलटकर देखा, दरवाजा खुला था, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने झटपट कैमरा उठाया, पर कैमरे में वही दिखा जो वीडियो में था, मैं खुद, और पीछे एक और आकृति। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ, वही रुखसाना। मैंने चीखना चाहा, मगर आवाज गले में अटक गई। उसने कहा, अब हम अलग नहीं हैं नमन। उसके बाद सब धुंधला है। मुझे बस इतना याद है कि मैंने दीवार पर खुद अपना सिर पटका। जब होश आया मैं अस्पताल में था। डॉक्टर कह रहे थे कि मुझे नींद की कमी और तनाव की वजह से डिल्यूजन हो रहे हैं। आर्यन मेरे पास बैठा था, बोला, भाई तुझे वो जगह भूलनी होगी, ये सब तेरे दिमाग का खेल है। मैंने सिर हिला दिया, पर दिल जानता था ये सिर्फ खेल नहीं। अस्पताल से छुट्टी के बाद मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, पर अब घर का हर कोना उस महल जैसा लगने लगा था। दीवारों से फुसफुसाहट आती, धोखा, कभी कभी आईने पर उंगलियों के निशान उभर आते। एक बार तो मैंने देखा,
मेरे पीछे किसी की परछाई खड़ी है, पर जब पलटा वहां कोई नहीं था। हाँ, कोई। दिन रात का फर्क मिट गया था। मैं खाना भूल गया, नींद गायब थी, बस वो आवाज, वो खुशबू और वो चेहरे की झलक। एक रात मैंने सोचा, अगर ये सब मानसिक भ्रम है तो मुझे इसका सबूत चाहिए। मैंने कैमरा फिर से चालू किया और कहा, अगर तू सच में है तो दिखा मुझे। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर कैमरे का लेंस अपने आप हिला और स्क्रीन पर वही चेहरा, लेकिन अब मेरे चेहरे के साथ मिला हुआ, जैसे हम दोनों एक हो गए हों। उस रात मुझे लगा मैं अब खुद नहीं हूं, जैसे मेरा शरीर किसी और की आत्मा के कब्जे में हो। मैं जोर से चीखा, तू मुझसे चाहती क्या है? और तभी दीवार पर लिखा उभरा, सच्चाई दिखाओ। मैंने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू रखी। घर के हर कोने में कुछ न कुछ हलचल थी। पर्दे उड़ रहे थे, लाइट्स झिलमिला रही थीं और बीच बीच में किसी औरत के रोने की आवाज। सुबह जब उठकर देखा, कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था, पर उसमें मैं सोता नहीं दिख रहा था, बल्कि बैठा हुआ किसी से बात करता हुआ। और मेरे सामने हवा में वही कुर्सी थी जिस पर कोई बैठा था। मैंने वीडियो को स्लो मोशन में देखा। कुर्सी पर रुखसाना थी। मैं उससे कह रहा था, मैं तेरी कहानी पूरी कर दूंगा, पर तू मुझे छोड़ दे। उसने जवाब दिया, तू अब मेरा हिस्सा बन चुका है, सच्चाई तेरे जरिए ही सामने आएगी। धीरे धीरे मुझे यकीन होने लगा कि वो सिर्फ आत्मा नहीं थी, बल्कि कोई ऐसी शक्ति थी जो अपने अन्याय की गवाही मुझसे दिलवाना चाहती थी। मैं अब रातों को खुद से बात करने लगा था, या शायद उससे। कई बार खुद की आवाज रिकॉर्ड होती, पर शब्द बदल जाते। मैं कहता, मैं नमन हूं, और रिकॉर्डिंग में सुनाई देता, मैं रुखसाना हूं। एक शाम आर्यन और मोहित दोनों मेरे घर आए। मैंने उन्हें सब दिखाया। उन्होंने कहा, नमन, ये सब एडिटेड है, तू बीमार हो गया है। मैंने गुस्से में कैमरा दीवार पर फेंका, लेकिन तभी दीवार पर धुआं सा उभरा और उसमें शब्द बन गए, उन्हें मत सुनो। मोहित डर गया, बोला, भाई चल, कहीं बाहर चलते हैं। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अब देर हो चुकी है। उस पल मेरे शरीर से एक अजीब ठंडक निकली, जैसे कोई और मेरे भीतर हिल रहा हो। आर्यन बोला, तेरी आंखें देख, ये तू नहीं है। मैंने मुस्कुराया। कभी कभी सच्चाई दिखाने के लिए झूठा कहलाना पड़ता है। और तभी बल्ब फट गया, कमरा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी वापस आई, आर्यन और मोहित दोनों भाग चुके थे। मैं अकेला था। आईने में देखा और मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा, बस उसकी परछाई। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तू समझ गया ना, सच्चाई और छलावे में फर्क नहीं होता, जो देखता है वही बन जाता है। मैंने डर कर आंखें बंद की, लेकिन भीतर से एक आवाज आई, अब मालचा महल का सच तू है। जब आंख खुली, मैं फर्श पर पड़ा था। कैमरा अपने आप चालू था। रिकॉर्डिंग में बस एक आवाज गूंज रही थी, सच्चाई या छलावा, फर्क अब तू नहीं जान पाएगा। मैंने कैमरा बंद करने की कोशिश की, पर बटन काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन पर आखिरी फ्रेम वही था, वो और मैं एक ही साए में, और नीचे लिखा था, रुखसाना योर्स नमन। मुझे अब समझ नहीं आता, मैं कौन हूं? क्या मैं अब भी जिंदा हूं, या वो मेरे जरिए बोल रही है? कभी कभी रात को जब खिड़की से हवा आती है तो किसी और की सांसें सुनाई देती हैं, ठीक मेरे पीछे। मैं नहीं जानता कि इस कहानी का अंत कहां से शुरू होता है। उस रात से जब मैंने मालचा महल की पहली दहलीज पर कदम रखा था, या उस पल से जब रुखसाना ने मेरे भीतर घर बना लिया। अब तो लगता है जैसे समय का कोई अर्थ ही नहीं रहा। दिन, रात, सपना, हकीकत सब धुंधला पड़ गया है। मेरे आसपास वही सन्नाटा है जो मालचा महल की दीवारों में गूंजता था। दीवारों से आती फुसफुसाहट अब सीधी मेरे दिमाग में उतरने लगी है। वो कहती है, वक्त आ गया है नमन, लोग सच्चाई जाने। मैंने अपने घर का हर कोना बंद कर दिया है, पर्दे गिरा दिए, मोबाइल बंद कर दिया, इंटरनेट से कनेक्शन काट दिया। बस एक चीज चालू है, मेरा कैमरा। वही कैमरा जिसने सब देखा, जिसने रुखसाना को कैद किया, और जिसने अब शायद मुझे भी। मैं इस आखिरी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि अगर कल कोई इसे पाए तो उसे मालचा महल की वो कहानी पूरी सुनाई दे जो अब तक अधूरी थी। 12:30 बज चुके हैं। बाहर अजीब सी नमी है और हवा में वही इत्र, वही खुशबू जो सिर्फ उस महल में मिलती थी। मैं अब उस महल के अंदर नहीं हूं, लेकिन लगता है वो महल मेरे अंदर आ चुका है। हर कोने से चरमराहट आती है, जैसे कोई पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। मेरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया है।
सांस से धुआं निकल रहा है। मैं कैमरा उठाकर आईने के सामने रखता हूं। रुखसाना, अगर तू यहीं है तो दिख जा, मैं कहता हूं। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर आईने में धुंध छाने लगती है और उस धुंध के बीच से एक चेहरा उभरता है। वो मुस्कुरा रही है, पर इस बार उसकी आंखों में दया है, डर नहीं। तू अब समझ गया ना? उसकी आवाज मेरे कानों में नहीं, सीधे मेरे भीतर सुनाई देती है। जो कहानी मैंने अधूरी छोड़ी उसे तू पूरा करेगा। मेरे मरने के बाद सबने मुझे चुड़ैल कहा, पर किसी ने यह नहीं सुना कि मुझे किसने मारा। मैं हांफते हुए कहता हूं, किसने मारा था? उसने धीरे से जवाब दिया, वही शाही खून जिसने मुझे अपनाने का वादा किया था। जब मैंने उसकी औलाद को जन्म दिया, उसने मुझे जहर दे दिया, और जब मैं मरी, मेरा बच्चा भी उसी महल में दम तोड़ गया। उस रात से मैं वहीं अटकी हूं, अपनी कहानी सुनाने के इंतजार में। मैं कांप गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो तू बदला लेना चाहती है? मैंने पूछा। उसने कहा, नहीं, सच्चाई चाहती हूं, बस इतना कि लोग जाने कि चुड़ैल नहीं, एक औरत थी जिसे जुल्म ने रूह बना दिया। उसकी आवाज अचानक ठंडी पड़ गई। और अब तू ही मेरा रास्ता है, नमन। अचानक कमरे की लाइटें बुझ गईं। कैमरा अपने आप घूमने लगा। लेंस खुद ब खुद महल की दिशा में मुड़ गया, जैसे उसे पता हो कि रास्ता कहां है। मैंने घड़ी देखी, 2 बज चुके थे। मेरे कानों में वही धुन बजने लगी, वही जिसे मैंने पहली रात मालचा महल में सुना था, जब दीवारों से किसी के कदमों की आवाज आती थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। कैमरा हाथ में लेकर घर से निकल पड़ा। दिल्ली की गलियां उस रात अजीब चुप थीं। हवा भारी थी, पेड़ हिल रहे थे जैसे किसी की फुसफुसाहट में कांप रहे हों। ऑटो वाले ने कहा, साहब, उस तरफ कोई नहीं जाता रात में। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, मुझे वहीं जाना है। जैसे जैसे मैं मालचा महल के करीब पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। जंगल की झाड़ियों में कुछ हिल रहा था। हर कुछ सेकंड बाद ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। कैमरे की स्क्रीन बार बार झिलमिला रही थी। रास्ते के पत्थरों पर वही पुराने निशान, पंजों जैसे, लेकिन इंसानी नहीं। मैंने गेट पार किया। महल सामने खड़ा था, टूटी दीवारें, काई से ढकी सीढ़ियां और बीच में वो दरवाजा जिसे हमने पहले खोला था। मैं अंदर गया। इस बार कोई डर नहीं था, बस एक अजीब खिंचाव, जैसे मैं लौट आया हूं अपने ही घर। दीवारों पर अब पुराने लेखन उभर आए थे। रुखसाना बेगम, 1999। वही नाम, वही तारीख, जब उसकी आत्मा के अस्तित्व की पहली अफवाह फैली थी। मैंने कैमरा जमीन पर रखा और पूछा, अब मैं क्या करूं? दरवाजे के पीछे से आवाज आई, मेरी कब्र यहीं है। मैं आगे बढ़ा। जमीन पर एक कोना था जहां मिट्टी थोड़ी ताजा लग रही थी। मैंने हाथों से उसे खोदा। अंदर से एक पुराना लॉकेट निकला। उसमें एक बच्चे की तस्वीर और एक जला हुआ खत। खत पर लिखा था, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, लेकिन दुनिया हमें नहीं अपनाएगी। नीचे वही हस्ताक्षर, नवाब हुसैन अली। अचानक हवा का झोंका आया और पूरा महल गूंज उठा। देख लिया ना? रुखसाना की आवाज हर दीवार से टकराई। अब सबको बता दे, सच क्या था? उसी पल महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मैं भागना चाहता था, पर पैर जैसे जम गए थे। आईने का टुकड़ा दीवार से गिरा और मेरे सामने रखा लॉकेट खुद खुल गया। अंदर अब बच्चे की नहीं, मेरी तस्वीर थी। अब तू मेरा साक्षी नहीं, मेरा वारिस है, उसने कहा। अब मेरी आत्मा तुझ में बसी है। हवा का तेज झोंका आया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कैमरा गिरा, पर चलता रहा। रिकॉर्डिंग में सिर्फ मेरी आवाज सुनी जा सकती है, रुखसाना नहीं। और फिर सन्नाटा। कितने घंटे बीते पता नहीं। जब सुबह की रोशनी अंदर आई, महल खाली था। पुलिस को मेरा कैमरा मिला, जमीन पर पड़ा। अभी भी रिकॉर्डिंग चालू, लेकिन उसमें मेरा कोई अता पता नहीं था। आखिरी फ्रेम में बस एक परछाई दिखती है जो धीरे धीरे दीवार में समा रही है, और कैमरे की स्क्रीन पर अपने आप टाइप होता है, कहानी पूरी हुई। आर्यन ने वो वीडियो बाद में देखा। उसने बताया कि आखिरी सीन में मेरी आवाज नहीं थी, सिर्फ रुखसाना बोल रही थी। अब कोई और सच्चाई नहीं ढूंढेगा, जो ढूंढेगा वो मेरा हिस्सा बन जाएगा। तब से किसी ने मालचा महल में कदम नहीं रखा। कहते हैं अगर रात के 2 बजे के बाद कोई वहां जाए तो एक कैमरे की लाल बत्ती अब भी जलती दिखती है, और हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है, मैं नमन हूं, या शायद रुखसाना। शहर में अब भी लोग उस महल की कहानियां सुनाते हैं। कहते हैं वहां की दीवारों से औरत की चीखें नहीं,
बल्कि उसकी अधूरी दास्तान गूंजती है। और कभी कभी कोई जिज्ञासु युवक जब वहां कैमरा लेकर जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग में वही आवाज सुनाई देती है, सच्चाई दिखाओ। मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, या शायद हूं, पर उस दुनिया में जहां सच्चाई और छलावा एक ही चीज बन चुके हैं। और जब भी कोई मेरे वीडियो को चलाता है, मैं फिर लौट आता हूं, हर फ्रेम में, हर साए में, हर आवाज में। मैं नमन था और अब मैं मालचा महल हूं। अगर आपको दिल्ली की मालचा महल की चुड़ैल की ये सच्ची और भयावह कहानी पसंद आई हो तो चैनल चुड़ैल वाला को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर हफ्ते हम खोलते हैं ऐसे ही भूतिया महलों, लापता लोगों और अधूरी आत्माओं के रहस्यमयी राज। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि कौन जाने अगली बार जब हम किसी और भूले हुए महल या शापित आत्मा की बात करें तो शायद वो आवाज आपके नाम से पुकारे। मैं चुड़ैल वाला अब विदा लेता हूं। मिलेंगे अगली बार किसी और डरावनी दास्तान, किसी और साए की कहानी के साथ, केवल चुड़ैल वाला पर। और हां, अगर रात को आईने में कोई परछाई दिखे तो मत डरिए, शायद वो सिर्फ रुखसाना नहीं, मैं भी हो सकता हूं।